केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, प्रहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज प्रहार में कई महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे, लेकिन बात सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर जगह बेइज्जती ही मिल रही है। जिस रफ्तार से उन्होंने खुद को नोबेल पुरस्कार की रेस में सबसे आगे रखा था, उसी रफ्तार से वो घिरते नजर आ रहे हैं और उनको कोई और नहीं बल्कि उनके देश के नागरिक ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। देश के लोग तो उनकी सुन नहीं रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि कैसे घिर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। साथ ही बात होगी अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की हालत भी अमेरिका जैसी ही है। पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका जैसी स्थिति इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग कैसे पाक सेना प्रमुख हुक्मरानों की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं, ये तो लगातार बड़ों लड़ाकों के हमले से सामने आ ही जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान से तीन तरफ से घिर चुका है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के पास रास्ता तक नहीं बचा है कि वो खुद को कैसे बचाए, क्योंकि नागरिकों की चिंता तो है नहीं पाकिस्तान को, चिंता सिर्फ नेताओं को अपनी है, सेना प्रमुख को अपनी है। तो खुद को बचाने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन वो सफल साबित नहीं हो रहे हैं। बात बिहार विधानसभा चुनाव की होगी, क्योंकि बिहार में चुनाव को लेकर खींचतान मची हुई है। कोई टिकट में नहीं मिलने पर धरने पर बैठा है, तो कोई आंसू बहाते बहाते जमीन पर लौट जा रहा है। तो कई नेता ऐसे भी हैं जो आंसू बहाते हुए निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उन पार्टियों का क्या हाल है जिनके नेता बागी हो रहे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप की बढ़ती मुश्किलों की। डोनाल्ड ट्रंप जिनकी नीतियों से अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं, तो वहीं शांति का मसीहा बनने की ताक में बैठे ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा है। कतर के दोहा में हुई बैठक के नतीजों ने यह बता दिया कि ट्रंप खुद अपनी पीठ चाहे जितनी थपथपा लें, दुनिया के एक दो देशों को छोड़कर कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है। इसीलिए ट्रंप हर तरफ से घिर गए हैं और यूएस के लोग ही उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बातें करते रह गए और कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दोहा में बुलाकर शांति समझौता करा दिया। इस दौरान पाक और अफगान दोनों देश सीजफायर पर सहमत भी हो गए हैं और अमेरिका मुंह देखता रह गया। अब आपको सुनाते हैं कि ट्रंप ने पाक अफगान युद्ध को लेकर क्या कहा था, जिसके बाद अब उनके दावे फेल साबित हो रहे हैं और उनकी किरकिरी हो रही है। I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives, and I think we're going to have success with this war. दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ट्रंप को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ देशों ने सीरियस लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी आज ट्रंप को साइडलाइन कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जेलेंस्की भी नहीं सुन रहे हैं। हाल ही में मुलाकात के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बात नहीं बनी है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जेलेंस्की भी अब ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं। पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई थी जब जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात करने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तो काफी दोनों के बीच बहस भी हुई थी। उसके बाद एक से दो मुलाकातें और हुई हैं जब जेलेंस्की ट्रंप की बात मानते दिख रहे थे और यह माना जा रहा था कि जेलेंस्की ट्रंप की बात मानेंगे और युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के आगे या ट्रंप की बातों के आगे नहीं झुकने वाले हैं। कैसे ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई और बात नहीं बनी है, ये आपको बताती हूँ ग्राफिक्स के जरिए। अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई। जेलेंस्की ने ट्रंप को हथियारों की सूची सौंपी है। जेलेंस्की की लिस्ट में पैट्रियट मिसाइल भी शामिल है, टॉमहॉक मिसाइल, F-16 जेट भी शामिल हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को हथियार देने पर सहमति नहीं जताई है, जबकि ट्रंप ने जेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका भी दे दिया है। एक दिन पहले ही ट्रंप और पुतिन की बात हुई। क्या पुतिन ने ट्रंप को हथियार देने से मना कर दिया?
क्या पुतिन से डर गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की ट्रंप के आगे नहीं झुकेंगे, ये संकेत दे दिया है। लेकिन उसके बाद भी ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात हो, लेकिन दोनों नेता अपने ही रवैये पर अड़े हैं। जब उनको ठीक लगेगा मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, ट्रंप की बात नहीं सुनेंगे, यह तय कर दिया गया है। अमेरिका के कैरेबियन सागर में एक पनडुब्बी को मार गिराया है। ट्रंप ने इस पर पोस्ट करके लिखा है कि एक बहुत बड़ी ड्रग ले जाने वाली पनडुब्बी को नष्ट करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी, जो एक जाने माने मादक पदार्थों की तस्करी के पारगमन मार्ग पर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जा रही थी। अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की है कि इस जहाज में ज्यादातर फेंटेनाइल और अन्य अवैध नशीले पदार्थ भरे हुए थे। जहाज पर 4 अज्ञात मादक पदार्थ आतंकवादी थे, तो 2 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। अगर मैंने इस पनडुब्बी को किनारे आने दिया तो कम से कम 25,000 अमेरिकी मारे जाएंगे। 2 जीवित आतंकवादियों को हिरासत और अभियोजन के लिए उनके मूल देशों इक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेजा जा रहा है। इस हमले में किसी भी अमेरिकी सेना को नुकसान नहीं पहुंचा है। मेरी निगरानी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मादक पदार्थों के आतंकवादियों को, चाहे वो जमीन से हो या समुद्र से, अवैध ड्रग्स की तस्करी करने की अनुमति नहीं देगा, ये ट्रंप का कहना है। और इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। लेकिन ट्रंप की इन्हीं नीतियों की वजह से, उनके इसी कदम की वजह से अब अमेरिका में भी लोग सड़कों पर उतर गए हैं। अमेरिका के लोग तनाव बढ़ा ही रहे हैं, मुश्किलें बढ़ा ही रहे हैं ट्रंप की, लेकिन वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला और अमेरिका के बीच भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अमेरिकी सेना को वेनेजुएला पर हमला करने का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका लगातार वेनेजुएला के नावों पर यह आरोप लगाकर हमले कर रहा है कि वो नाव ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। ऐसे में वेनेजुएला में माहौल युद्ध जैसा बनता जा रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के करीबी सहयोगी डायोसदादो कैबेलो ने सेना अधिकारियों से कहा है कि वो 100 साल तक चलने वाली जंग की तैयारी करें। यानी वेनेजुएला अमेरिका से 100 साल तक लड़ने की तैयारी कर रहा है, और अगर अमेरिका हमला करता है तो वेनेजुएला का इराक या गाजा जैसा हाल हो सकता है। इस बीच यूएस से तनाव बढ़ता जा रहा है वेनेजुएला का, लेकिन वेनेजुएला अपना आखिरी दांव चल रहा है। इसीलिए वहां साफ कहा गया है अपनी सेना से भी और लोगों से कि 100 साल की लड़ाई के लिए तैयार रहें। क्या अमेरिका का सामना 100 साल तक वेनेजुएला कर सकता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप वेनेजुएला पर हमले का आदेश दे सकते हैं। वहीं वेनेजुएला के नावों को निशाना बना रहा है यूएस का आरोप है कि नावों से ड्रग्स तस्करी हो रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की चेतावनी है और उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मादुरो ने वेनेजुएला की फोर्स को आदेश दिया है यूएस से 100 साल तक की जंग की तैयारी करे सेना, ये साफ निर्देश दे दिए गए हैं। यानी वेनेजुएला अमेरिका से 100 सालों तक लड़ेगा। यूएस से गोरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहा है वेनेजुएला। मिसाइलों, स्नाइपर के साथ घातक रणनीति तैयार की गई है। ट्रंप को गोरिल्ला युद्ध में फंसाना चाहता है वेनेजुएला और इसकी पूरी तैयारी हो गई है। और यही कहा जा रहा है कि वेनेजुएला भले ही दावे अमेरिका के सामने टिकने के बड़े कर रहा हो, लेकिन इससे, इन दावों से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार उनके नामों को निशाना बना रहे हैं। और वेनेजुएला ने एक बड़ी तैयारी कर ली है, लेकिन तैयारी है क्या और कैसे ट्रंप अपने ही घर में घिर गए हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों चौतरफा घिर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात तो ना तो पाकिस्तान सुन रहा है और ना ही वो यूक्रेन रूस के बीच जंग रुकवा पाए, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की भी ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं। उधर वेनेजुएला ट्रंप को गोरिल्ला युद्ध में अगले 100 सालों तक उलझाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था इससे बुरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि फिलहाल अमेरिका शटडाउन के दौर से गुजर रहा है। सबसे पहले आपको ट्रंप और पाकिस्तान से जुड़ी खबर दिखाते हैं। दरअसल ट्रंप को इन दिनों जंग रुकवाने का नशा सा चढ़ गया है। किसी भी देश के बीच तनाव पैदा होते ही ट्रंप समझौते की पेशकश कर देते हैं। पाक और अफगान के बीच छिड़ी जंग को लेकर भी ट्रंप ने ऐसा ही बयान दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप सिर्फ बातें ही करते रह गए और कतर ने पाक अफगान के बीच समझौता करा दिया। कतर के दोहा में पाक और अफगान के रक्षा मंत्रियों ने सीज फायर पर सहमति जता दी। हालांकि ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ट्रंप सोच रहे थे कि पाक उनका चमचा है और जंग रुकवाने के लिए वो अमेरिका के पास ही आएगा, लेकिन ट्रंप के चमचे ने उन्हें गच्चा दे दिया। अब आपको ज़ेलेंस्की और ट्रंप की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई।
इस दौरान ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को अमेरिकी हथियारों की एक सूची सौंपी। इस सूची में कई हथियारों के नाम शामिल थे, लेकिन ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को इन हथियारों को देने से मना कर दिया। यानी अब अमेरिका यूक्रेन को हथियार नहीं देगा। ट्रंप शायद इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अगर यूक्रेन के पास हथियार ही नहीं होगा तो वो जंग कैसे लड़ेगा। ऐसे में ट्रंप दबाव डालकर यूक्रेन से हथियार डलवा देंगे। हालांकि एक दिन पहले ही ट्रंप ने पुतिन से बात की थी। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप पुतिन के दबाव में आकर यूक्रेन को हथियार देने से पीछे हट रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के साथ भी फंसे हुए हैं। दरअसल वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमले का आदेश दे सकते हैं, लेकिन वेनेजुएला पीछे हटने को तैयार नहीं है। वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ 100 सालों तक गोरिल्ला युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका एक और जंग में बुरी तरह से फंस जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी कोई सुन नहीं रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद ट्रंप अपने मुंह से मिट्ठू बन रहे हैं, यानी अमेरिका को ग्रेट बनाने का सपना दिखा रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि ट्रंप की अकल कब तक ठिकाने लगती है। ट्रंप अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर कब हकीकत का सामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अमेरिका के कई शहरों में 70 लाख लोगों ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नो किंग्स प्रदर्शन में कई लोगों ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ये अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे बड़े एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों में से एक रहा है। ट्रंप विरोधी प्रदर्शनों में लोगों की बाढ़ आ गई है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिका में ट्रंप और उनकी नीतियों से लोग कितना परेशान हैं। एक तरफ ट्रंप ये दावे करते हैं कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनका ये फोकस अमेरिका के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि लोग सड़कों पर हैं। जहां तक आपकी नजर जा रही, देखिए वहां पर सड़क पर सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। तो ये एक जगह की तस्वीर नहीं है, कई और शहरों में भी इस वक्त यही स्थिति है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं, पुरुष सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। हाथों में अमेरिका का झंडा है और वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए जो सो कॉल नीति बनाई है वो उनको समझ में नहीं आ रही है। लोगों ने हाथों में तरह तरह के पोस्टर लिए हैं, बैनर लिए हुए हैं और लोग ये भी कह रहे हैं ट्रंप मस्ट गो, यानी वो ट्रंप से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि ट्रंप को अब सत्ता से हट जाना चाहिए। ये सभी लोग देखिए कैसे नो किंग्स प्रदर्शन, ये जो प्रदर्शन है इसको नो किंग्स प्रदर्शन नाम दिया गया है और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोग उतरे हुए हैं। ये सैन फ्रांसिस्को की तस्वीर आप देख रहे हैं और अगली तस्वीर आपको न्यूयॉर्क के दिखाने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कुछ यही नाराजगी देखने को मिल रही है। एक बार फिर ये तस्वीर देख लीजिए, वो न्यूयॉर्क शहर जो सबसे डेवलप कहा जाता है, वो न्यूयॉर्क शहर जहाँ पर प्रदर्शन आपको दिखते हैं, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति को लेकर ये नाराजगी नहीं आती है। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, ये वो जगह जहां दुनिया भर के लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं, प्रसिद्ध है ये जगह, लेकिन आज इस फेमस जगह पर, इस प्रसिद्ध जगह पर अमेरिका के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क के बाद आपको शिकागो की तस्वीर दिखा देते हैं। शिकागो में अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया है। यानी हमने आपको 4 जगह की तस्वीरें दिखाई हैं अब तक कि कैसे नारे लग रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ के नारे लग रहे हैं। लोगों ने अलग अलग तरह के पोस्टर ले रखे हैं और इसमें लोगों ने ट्रंप को एक खलनायक की तरह अमेरिका के लिए दिखाया है। तो ये वो प्रदर्शन है जो आपको हम दिखा रहे हैं अमेरिका के अलग अलग शहरों से, शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, सभी जगहों पर कुछ ऐसे ही लोग सड़कों पर उतरे हैं। और ये मान के चलिए जो तस्वीरें सामने आ रही है 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ऐसे लोगों की नाराजगी और बढ़ने वाली है। और अब वॉशिंगटन डीसी की तस्वीर देख लीजिए। वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे लोग बहुत बड़ी संख्या में व्हाइट हाउस के आसपास भी इकट्ठे हुए और इन लोगों ने वही नो किंग्स प्रदर्शन, जैसा कि इनके पोस्टर पे भी लिखा हुआ है, ये नो किंग्स प्रदर्शन है, जिसको लेकर लोग थोड़ा सा इस प्रदर्शन को नाराजगी तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से गाना गाकर या थोड़े से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाकर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
अमेरिका में ही नहीं बल्कि ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन अब यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंच गया है। बात फ्रांस की कर लेते हैं। फ्रांस के पेरिस की तस्वीर देख लीजिए। यहां पर भी लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। यहां कुछ अमेरिका के लोग भी हैं, बल्कि पेरिस के रहने वाले लोग भी हैं जो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दें आपको कि ट्रंप ने जो नई पॉलिसी बनाकर अमेरिका को बड़ा बनाने की बात कही है, ग्रेट बनाने की बात कही है, उसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब दूसरे देश के लोग भी सड़कों पर हैं, लेकिन इसमें अमेरिका के लोग बड़ी संख्या में हैं जो हाथों में झंडे लेकर और ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लेकर उतरे हुए हैं। और कुछ इस अंदाज में लोगों ने प्रदर्शन किया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, कहीं कोई नाराजगी या गुस्सा लोगों में नहीं है इतना कि वो कहीं हंगामा कर रहे हो, लेकिन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बहुत आराम से लोग हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि ट्रंप मस्ट गो, ट्रंप वापस जाएं, ट्रंप इस्तीफा दें, अमेरिका को ट्रंप से छुटकारा चाहिए। अब ऐसी बातें भी अमेरिका में लोगों के मुंह से सुनाई दे रही हैं और लोग इन्हीं मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये पेरिस की तस्वीर आपने देखी। अब आपको स्पेन की तस्वीर भी दिखा देते हैं। स्पेन के मैड्रिड में भी कुछ यही हालात बने हुए हैं। लोग हाथों में पोस्टर लेकर ये इस पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि वो लोग जो अमेरिका में लंबे समय से रह रहे थे उनको किसी ना किसी कारण से वापस उनके देशों में जबरदस्ती भेजा जा रहा है। प्रॉपर उनकी जानकारी नहीं ली जा रही है और उसके बाद जबरदस्ती उनको भेजा जा रहा है। इसको लेकर भी नाराजगी है लोगों में। लोग सीधे सीधे कह रहे हैं इमिग्रेंट्स वी गेट द लॉ, इस तरह की बातें और ऐसी बात को लेकर ऐसे पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। The administration roll back funding already appropriated by Congress. और कैसे यूएस में आक्रोश है और ट्रंप का विरोध होता जा रहा है ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि यूएस से लेकर स्पेन तक नाराजगी ट्रंप के खिलाफ बढ़ती जा रही है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन है। पूरे अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों ने नो किंग्स नारे के साथ मार्च निकाला है। लोगों ने ट्रंप के अधिनायकवाद की निंदा की है और ट्रंप के शपथ लेने के बाद से ये तीसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को जवाब दिया है। ट्रंप ने इसे हेट अमेरिका वाली रैलियां करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि मैं राजा नहीं हूं। ट्रंप समर्थकों ने भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रदर्शन कहां जाकर रुकेगा। जब से अमेरिका की कमान पिछले साल से संभाली है ट्रंप ने, तब से यह प्रदर्शन तीसरा है और यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में ट्रंप के खिलाफ नाराजगी इससे और कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे ट्रंप के खिलाफ नाराजगी और क्यों बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में ही जबरदस्त विरोध हो रहा है। ट्रंप पर तानाशाही का आरोप लगाकर लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। वॉशिंगटन डीसी से लेकर शिकागो तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन की चिंगारी फ्रांस से स्पेन तक भी पहुंच गई है। ट्रंप की नीतियों को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस समेत तमाम शहरों में लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं। अलग अलग शहरों में प्रदर्शनकारियों ने नो किंग्स के नारे के साथ मार्च निकाला और रैलियां की। लोगों ने अमेरिका में करीब 2500 जगहों पर प्रोटेस्ट का प्लान बना रखा है। हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं। वहीं बोस्टन, एटलांटा और शिकागो में हजारों की संख्या में लोगों ने रैलियां की। प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन और लॉस एंजलिस शहर में भी मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने रिपब्लिकन नेतृत्व वाले राज्यों की राजधानियों के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर भी धरना दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदर्शन सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा। पेरिस और स्पेन तक भी नो किंग्स प्रदर्शन की गूंज सुनाई दी है और इस प्रदर्शन के केंद्र में ट्रंप की माइग्रेशन, शिक्षा और सुरक्षा नीतियां हैं। अमेरिका, यूरोप में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। लोगों ने साफ कर दिया है कि उन्हें राजा नहीं चाहिए। ट्रंप के खिलाफ ये इस साल का तीसरा वर्ल्ड वाइड हल्ला बोल है और ये ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका शटडाउन की मार से करा रहा है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को अमेरिका से नफरत करने वाले लोगों का प्रदर्शन बता रही है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप को तानाशाह के तौर पर देख रहे हैं।
असंतुष्ट लोग ट्रंप प्रशासन की कई नीतियों और कामों का विरोध कर रहे हैं, जिनमें अमेरिकी शहरों में नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती शामिल है। आंदोलनकारी इसे संघीय शक्ति का अतिक्रमण और सैन्यकरण बता रहे हैं। मामला टैरिफ का हो या फिर शटडाउन का, ट्रंप के खिलाफ असंतोष ही असंतोष है। सवाल है कि क्या ट्रंप अपने एग्रेसिव मूड और नीतियों से पूरी दुनिया को मंदी के दलदल में धकेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका की मुश्किलें, अमेरिका के राष्ट्रपति की मुश्किलें अपने देश में ही बढ़ती जा रही हैं और ये नाराजगी, ये प्रदर्शन अमेरिका से निकलकर दूसरे देशों तक पहुंच गया है। और लोगों का यही कहना है कि ट्रंप अब तानाशाही पर उतर आए हैं और उनकी ये तानाशाही बंद होनी चाहिए। लेकिन इस बीच एक तरफ अपने आप को शांति का मसीहा बता रहे हैं ट्रंप, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती कराने की डींगे हाँक रहे थे उस पर भी वो फेल हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के भी अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच सीज फायर अमेरिका ने नहीं, किसी और देश ने कराया है, ये आपको बताएंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच दोहा में वार्ता हुई है और इस दौरान तनाव कम होने पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार सुबह तड़के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। हालांकि ये युद्ध विराम कितना कामयाब होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान ने संघर्ष विराम के बावजूद शुक्रवार देर शाम को अफगानिस्तान के पक्तिका में हवाई हमला किया था। अफगान तालिबान ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे युद्ध विराम का उल्लंघन भी कहा था। लेकिन अब दोहा में बात तो बन गई है, देखना यह कि कितने लंबे समय तक ये सीज फायर रहता है। अफगानिस्तान के डेलीगेशन की तस्वीर भी है जो कतर के दोहा में शांति समझौते में शामिल होने पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये दोहा कतर की तस्वीर है जहां पर डेलीगेशन अफगानिस्तान का पहुंचा था और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर पर लंबी सहमति बन गई है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब अफगानिस्तान का डेलीगेशन दोहा पहुंचता है, वहां पर उनका स्वागत किया गया और दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए लंबी बातचीत हुई है। और केवल दोहा में कतर के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि तुर्की के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्होंने दोनों देशों के बीच सुलह कराई है और लंबी सीज फायर पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। पाकिस्तान वर्सेस अफगान युद्ध विराम कितना कामयाब हुआ है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि अमेरिका अपने दावे कर रहा था, लेकिन अब ये जो असल कामयाबी मिली है वो दोहा में मिली है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। कतर के दोहा में दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ है। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में सीज फायर हुआ है। क्या पाक अफगान का सीज फायर कामयाब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितना लंबा चलेगा ये भी देखना होगा। क्या पाक के समझौते पर भरोसा करेगा तालिबान, क्योंकि सीज फायर के बावजूद पाक ने स्ट्राइक की है और अफगानिस्तान के पक्तिका में हवाई हमला किया था। क्या आसिम मुनीर पर भरोसा किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आसिम मुनीर पर अगर कोई भरोसा करता है तो वह है सिर्फ एक देश और उसके नेता, और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब वो भी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सहमति किन किन बिंदुओं पर बनी है और दोहा में कतर और तुर्की का कितना बड़ा रोल रहा है सीज फायर को लेकर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। दोहा में दोनों देश के बीच फिर से संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है, लेकिन पिछले 10 दिनों तक चली खटपट से रिश्ते नाजुक दौर में हैं। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा किया और वो संघर्ष विराम का उल्लंघन कर अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया। वैसे भी पाकिस्तान के डीएनए में धोखेबाजी है। पाकिस्तान और उसकी सेना हमेशा ऐसा करती आई है। ये अलग बात है कि मुल्ला मुनीर इस हमले को आतंक के खिलाफ अभियान बताने में जुटा है। Disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. अब जरा सोचिए, जिस देश की नीति आतंक परस्त हो, जो सैकड़ों आतंकी संगठन का पालन पोषण कर रहा हो, उस देश का फील्ड मार्शल आतंक को खत्म करने को लेकर लेक्चर दे रहा है।
लेकिन मुल्ला मुनीर के बयान से साफ है कि तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर होने के बावजूद अफगानिस्तान पर धोखे से एयर स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान की 8 क्रिकेटर्स की मौत हो गई। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 17 लोगों से ज्यादा की जान चली गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच 10 दिनों तक एक दूसरे पर हमला करते रहे, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अब दोहा में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर अफगानिस्तान को अभी भी पाकिस्तान पर संदेह है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में समझौता हो गया है, लेकिन ये समझौता कितने दिन तक चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दोनों देश समझौता तो करते हैं, सीज फायर तो करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरफ से हमले एक दूसरे पर बढ़ जाते हैं। आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है और परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे डाली है। जनरल मुनीर ने पाकिस्तान के एटमी बमों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि परमाणु से लैस माहौल में युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है। मुनीर की भारत को धमकी पर बलूच नेता ने निशाना साधा है और तालिबान के हाथों पाकिस्तानी सैनिकों की पिटाई पर तंज कसा है। और अब आपको बताते हैं कि कैसे बलूचियों ने पाक को उसकी हैसियत दिखा दी है। दरअसल मुनीर को बलूच नेता मीर यार ने आईना दिखा दिया है। भारत के मुंबई की जीडीपी पाक के बराबर है, ये कहना है मीर का। भारत के सामने पाक ने कई बार सरेंडर कर दिया है और अब समझिए ये पाकिस्तान की असल स्थिति बताई जा रही है, जिस पर पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है। पाकिस्तान की फौज तालिबान से भी बुरी तरह पिटी है। पहले पाक सेना की पैंट और अब वर्दियां इकट्ठा करो, ये कहना है मीर का। मीर यार बलूच ने लिखा है कि भारत तकनीक का निर्यातक है, लेकिन पाक आतंकी और भिखारियों का निर्यातक है। भारत से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, मीर ने साफ कर दिया है। पाक फौज बलूचिस्तान में फिर से सरेंडर करेगी, ये मीर ने साफ कहा है। तो वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान के लोगों की, बलूची लड़ाकों की हमले पाकिस्तान की सेना पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाक पीओके में जनता सड़क पर उतर आई है और ये कोई तस्वीर पहली बार सामने नहीं आई है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि पीओके के लोगों ने सेना के लोगों को वहां से मार के भगा दिया था। वो सेना के लोग जो लगातार पीओके में रह रहे लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन पर हमले करते हैं और अब एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि हमारा ही पैसा यहाँ के नेता लूट लेते हैं, हमारा विकास नहीं करते हैं और जब हम अपनी बात रखने जाते हैं, इनसे अपने हक की मांग करते हैं, तो ये हम पे सेना से हमले करवाते हैं। ये गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं और केवल सेना ही नहीं बल्कि पुलिस पर भी पीओके के लोगों का आरोप है। इसीलिए पीओके के लोग चाहते हैं कि उनको भारत में मिला लिया जाए और वो लगातार ये मांग करते हुए सड़कों पर दिखते हैं। और एक बार फिर आप देख लीजिए कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग मोटरसाइकिलों पर और पैदल चलते हुए नाराजगी तो दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके नेताओं को ये भी बता रहे हैं, उनके सेना प्रमुख को ये भी बता रहे हैं कि कितना भी अत्याचार हम पर कर लो, लेकिन हमारा प्रदर्शन, हमारी नाराजगी थमने वाली नहीं है। हम इसी तरह से सड़कों पर उतरेंगे और पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाते रहेंगे। अब एक बार फिर ये तस्वीर पीओके से सामने आई है, जहां पर लोग सड़कों पर हैं और पाकिस्तान के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी दिखा रहे हैं। कैसे सियासी संकट की वजह से शहबाज पर आफत आ गई है, अब ये भी आपको बताते हैं। दरअसल पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान में सियासी संकट है। पीओके के 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। पीओके के वित्त मंत्री अब्दुल मजीद ने इस्तीफा दिया है। पीओके के खाद्य मंत्री अकबर इब्राहिम ने इस्तीफा दिया है। आसिम शरीफ बट ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। वहीं सूचना मंत्री और पीर मजहर पहले इस्तीफा दे चुके हैं। मंत्रियों के इस्तीफे से शहबाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मंत्रियों ने शहबाज सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं इस्तीफा देते हुए। पीओके के लोगों का हक सुरक्षित नहीं है, ये कहना है अब्दुल मजीद का, और यही बात तो पीओके के लोग लगातार कहते हैं और इसी को लेकर वो सड़कों पर उतरते हैं कि हमारा हक सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब अपने हक की मांग करते हैं तो हम पर ताकत दिखाई जाती है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन समय समय पर पाकिस्तान में पीओके में देखने को मिलता है। पाकिस्तान जो आर्थिक मंदी के दौर में फंसा हुआ है, प्रतीत हो रहा है कि बढ़ती कीमतों के कारण गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है, जो आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर के कारण है। ये बात एक नई रिपोर्ट में कही गई है।
साफ कहा गया है इस रिपोर्ट में कि अधिकांश आबादी के लिए भोजन और पोषण का प्राथमिक स्रोत गेहूं की कीमतों में मात्र 1 महीने में 30 से 50% की वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इससे पाकिस्तान में आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो पहले से ही बढ़ती जीवन यापन लागत और देश की आर्थिक अस्थिरता से प्रभावित थे। सितंबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में साल दर साल आधार पर 5.6% की वृद्धि देखी गई है। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति की वजह से मांस की खपत और टमाटर जैसी महंगी वस्तुओं की खपत में कटौती आई है। तो ये बातें अब कही जा रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों का कोई भी फायदा पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ती है तो पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन जब महंगाई कम होती है तो वहाँ के नेताओं की जेब भरती है। तो आपने देखा कि कैसे पीओके में लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, लेकिन साफ साफ लोगों का कहना है कि नेता अपनी जेब भरते हैं और जब हम इसका विरोध करते हैं तो हम पर कोड़े बरसाए जाते हैं। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस गुंडागर्दी करती है और हमारे साथ मारपीट करती है, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं। हमारी नाराजगी ऐसे ही जारी रहेगी और सड़कों पर आने वाले समय में ये तो शुरुआत है, प्रदर्शन अभी और बड़े होने वाले, यानी पाकिस्तान के हुक्मरानों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार चुनाव में टिकट पर लगातार तनाव बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़कों पर यहां पर नेता आ गए हैं। नेता इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि वो अपने वरिष्ठ नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन उन आंसुओं का कोई भी फर्क आरजेडी के नेताओं पर या कांग्रेस के नेताओं पर नहीं पड़ रहा है। आरजेडी से टिकट मिलने पर लालू आवास के सामने आरजेडी नेता मदन शाह फूट फूट कर रोने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना कुर्ता तक फाड़ दिया। मदन शाह ने आरोप लगाया कि राजद नेता संजय यादव ने उनसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने पर टिकट किसी और को दे दिया गया। मधुबन विधानसभा से 2020 में राजद के टिकट पर मदन प्रसाद शाह चुनाव लड़े थे, मात्र 2700 वोट से पराजित हुए थे और अब वो कह रहे हैं कि इस बार भी मुझे टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो कैसे जमीन पर लौट गए हैं नेता, ये देख लीजिए। बेटा बेटी हमरा शादी करने वाला संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। तो मदन शाह आरजेडी के नेता जो पिछले चुनाव में भले ही 2700 वोटों के अंतर से हारे हों, लेकिन इस बार अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त थे कि कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया है उन्होंने। लेकिन इस पर उनकी दलील क्या है, वो कह क्या रहे हैं और कैसे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, सुनाते हैं आपको। लालू जी बोला अगर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और तेल पियावन, लाठी भजावन, और गरीब रहेला, बस अपना जमीन बेच के, जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। ये सब कर कौन रहा है? संजय यादव करता है। वो कौन तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है। वो बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिया है, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे दें। और ये कोई एक नेता नहीं है जो ऐसे सड़क पर नाराजगी दिखा रहे हैं। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर उषा देवी के भी आंसू छलक उठे हैं और उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है। मीडिया के सामने उन्होंने बताया है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। क्या कह रही हैं, सुनिए। पिता से हम माता से आशीर्वाद लेने गांव जा रहे हैं। आज हम अपने गांव जा रहे हैं। नहीं, अपने पिता से हम माता से आशीर्वाद लेने आए थे। मेरी दीदी मीसा दीदी, हम उनसे आशीर्वाद लेने लिया कि दीदी ना भी टिकट मिला तो आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, तो एक दिन जरूर आप लोग मुझे गरीब बेटी पर दया कीजिएगा। इसलिए मैं वही के लिए आई थी। और यहाँ से हम अपने गांव गया, बोध गया जा रहे हैं क्योंकि भैया के प्रचार करना है ना। तो एक तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बड़ी मुश्किल से तय हो पाया और जब सीट शेयरिंग हो गई तो लोग नेताओं में इस बात को लेकर गुस्सा है कि उनको टिकट नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनकी सीट किसी और को दे दी गई है। इसी को लेकर आंसू बहा रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में टिकटों के बंटवारे को लेकर घमासान अभी तक जारी है क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में फूट है। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट में 7 सीटों पर तनाव बना हुआ है। इन सीटों पर दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं।
कांग्रेस और आरजेडी 5 सीटों पर आमने सामने है। लालगंज, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, रोसड़ा, बिहार शरीफ और गौड़ा, बौराम सीटों पर भिड़ंत है। जेएमएम ने भी बिहार में 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में महागठबंधन में सिर्फ टॉवल पर बीजेपी को फायदा दिख रहा है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत होगी। एनडीए का मुकाबला नहीं कर पाएगा महागठबंधन, और पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं एनडीए के नेता। लेकिन इस बीच महागठबंधन के नेताओं के भी अपने अपने दावे हैं। पप्पू यादव, जिनको समय समय पर तेजस्वी यादव से अपमान का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वो महागठबंधन की जीत का दावा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी, कांग्रेस, कौन कितनी सीटों पर चुनाव, अभी तक तो कोई कंफर्म ही नहीं हुआ। भैया आप बेफिक्र रहें, सारा कंफर्म हो गया। कल के बाद आपको सब कुछ सामने आएगा। कि हमको तो लग रहा कि गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। बीजेपी ने महागठबंधन टिकट बंटवारे को लेकर सिर्फ टॉवल पर तंज भी कसा है और सवाल किए हैं महागठबंधन के नेताओं से। सुनिए क्या पूछे जा रहा है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। महागठबंधन को बताना चाहिए। क्या आप देंगे बिहार को? एक सीट पर प्रदेश के अध्यक्ष, एक दलित चेहरा, और कांग्रेस के खिलाफ आपने उम्मीदवार दे दिया और दलितों के कल्याण की बात करते हैं। दलित ठगे महसूस कर रहे हैं और निसंदेह ये जो फैसले हैं ये बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं। माले और लेफ्ट की पार्टीज भी असहज हैं। वीआईपी पता नहीं कहाँ है, ये समझ में नहीं आता वीआईपी की कौन सी सीटें हैं और कहां वो लड़ेंगे। मुकेश सहनी का क्या होगा? चलिए, बिहार में किसकी जीत होगी ये तो 14 नवंबर को पता चल जाएगा। सबके अपने अपने दावे हैं। जनता किसके दावों पर विश्वास करती है ये 15 से 20 दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या में आज दीपोत्सव है। बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु जो भगवान राम के दर्शन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ दीपोत्सव को भी देख रहे हैं हर कोई। कई लोग तो ऐसे भी जो दीपोत्सव हर साल जाते हैं, उनका कहना है कि हर साल दीपोत्सव का साक्षी बनके उनको ऐसा लगता है कि वो खुद ऐसा लग रहा है भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी है। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। कुछ देर पहले उन्होंने राम कथा पार्क में लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे अब अयोध्या दिवाली के मौके पर जगमगाती है, लेकिन इसके पहले अयोध्या में ही कार सेवकों पर, लोगों पर गोलियां बरसाई जाती थीं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने भगवान राम का अभिषेक भी किया, उनका राज्य अभिषेक किया। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर अभी आप देख लीजिए, ये राम की पैड़ी की तस्वीर है, जहां पर दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ ही मिनटों के बाद दिए जलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, राम की पैड़ी से। ये ड्रोन तस्वीरें, जहां तक आप देख रहे हैं, ड्रोन से सिर्फ लोग हैं या तो फिर वहां दिए जगमगा रहे हैं। हालांकि जब वहां दिए जलेंगे उस समय लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा। हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव को लेकर लंबे समय पहले से ही तैयारियां देखते हैं और खुद वहां अधिकारियों से बातचीत करते हैं। और हर साल भगवान राम की आराधना, पूजा अर्चना करने के बाद दीपोत्सव की शुरुआत होती है। ये तस्वीर सीधी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां मां सरयू की आरती में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक तस्वीर राम मंदिर परिसर की आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले दिया जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत होने से पहले ही मुख्यमंत्री ने मां सरयू का आशीर्वाद लिया, और जब वहां पर आरती होगी तो उस आरती में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये तस्वीर अयोध्या से दीपोत्सव के मौके पर हर साल सामने आती है, लेकिन इस बार ये तस्वीर भव्य इसलिए है क्योंकि हर बार दीपोत्सव में अयोध्या एक नया रिकॉर्ड बनाती है, और अब इस बार भी 27 लाख दियों की बात कही गई है और नया गिनीज बुक रिकॉर्ड बना है। और सृष्टि इस वक्त साथ में जुड़ रही हैं। सृष्टि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या देख पा रही हैं आप? पहले रामलला के दर्शन किए और फिर राम की पैड़ी पर।
सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले ही मंदिर के भीतर मौजूद थे। अब वो राम की पैड़ी की तरफ निकले हैं, वहां से अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। लेकिन पहला दीपक मंदिर के भीतर जलाया है सीएम योगी ने, वो तस्वीर आपने देखी है। और उसी के बाद अब मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ दीपों को जलाना शुरू कर दिया गया है, यानी कि दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। राम की पैड़ी पर 26 लाख दिए लगाए गए हैं, 26,11,101 दीपक मात्र लगाए गए वो राम की पैड़ी पर। लेकिन पूरे अगर अयोध्या की बात करें तो पूरी अयोध्या में 30 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि दीपोत्सव की भव्य शुरुआत पूरी अयोध्या की एक एक गली इस समय इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ रोशनी में जगमगाई नजर आई है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातें भी यहाँ पर कही। जब वो यहाँ पहुंचे उन्होंने पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए ये बताया कि कैसे अयोध्या को वीरान छोड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के भीतर की तस्वीरें भी आप यहाँ देख पा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, क्योंकि मंदिर के भीतर ही 1 लाख दीपक यहाँ जलाए जाने थे। तो ये भव्य दीप आप देख रहे हैं जो कि मंदिर परिसर, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर मंदिर है। मंदिर के बाहर किस तरीके से दीपों को सुसज्जित करना यहाँ शुरू कर दिया गया है। जो लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक ये जो लाइटें लगाई गई हैं वो तो लाइटें लगी ही हैं, लेकिन दियों का एक अलग महत्व दीपोत्सव के मौके पर होता है। और यहाँ रंगोलियां बनाई गई और उसमें इन दीपों को जलाया जा रहा है। तो दीपोत्सव की भव्य शुरुआत राम की नगरी अयोध्या में हो गई है। 26 लाख से ज्यादा दीपक हैं जो राम की पैड़ी पर मात्र जलाए जाएंगे। लेकिन मंदिर प्रांगण से लेकर हर साधु संत और हर घर में, अयोध्या के हर एक घर में आज इसी तरीके के दीप यहाँ जलाए जाएंगे। लोग जय श्री राम के नारे भी यहाँ लगा रहे हैं, रंगोलियां यहाँ पर बनाई गई हैं। कुछ लोग भी मौजूद हैं। बाबा, आप कुछ बताना चाहेंगे? दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है, कुछ कहेंगे आज खास? जी, जय श्री सीताराम। मैं आलोकनाथ योगी, मुजफ्फरपुर बिहार से। आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि सनातन धर्म का जब से महाराज योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश के, तो उन्होंने गौरवान्वित करने का काम किया है। नहीं तो इसके पहले के कालखंड में 500 वर्षों तक जिस तरह से सारे प्रभु श्री राम जो हमारे प्राण के आधार हैं उनको उपेक्षित रखा गया। और आज 26 लाख दिया जलाई जा रही है संपूर्ण अयोध्या जी में। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई इस दीपोत्सव के लिए। आज के दिन, दीपावली के दिन प्रभु श्री राम जब लौटे थे तो इस खुशी में दीप जलाई गई थी। और वैसा ही वातावरण आज एक एक भक्त, एक एक संत आज सब उत्साह के साथ इस सुंदर पुण्य के बेला में, जैसा महाराज जी ने कहा कि हर एक भक्त, हर एक संत इसी तरीके से उत्साहित है, क्योंकि हर मठ में और हर आश्रम में आज ऐसे ही दीप जलाएंगे। आपने भी दीपक जला दिया है, राम की पैड़ी पर जली रहा है। मंदिर में पहला दीपक मुख्यमंत्री ने जलाया। क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आज? जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत बधाई, योगी मोदी को बधाई। मैं प्रतापगढ़ से, रानीगंज से आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि अपने राम की जन्मभूमि को देख सकूं और यहाँ की व्यवस्था को देख सकूं। हम लोग गदगद हैं, यहाँ के संत गदगद हैं, पूरा देश गदगद है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संत गदगद है, पूरा देश गदगद है, जैसा इन्होंने कहा। इधर भी आप देख सकते हैं कि सभी लोग दूर दराज से आए हैं। ये सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब हम दीपक यहाँ जला पाएंगे। ये वही दीपक और मोमबत्ती आपको दिखाई दे रही है जिस पर आपत्ति यहाँ जाहिर की थी अखिलेश यादव ने कि ये दीपक और मोमबत्ती जलाने की क्या जरूरत है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देश का भविष्य है, आने वाले युवा है ये। और देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में ये दीप जला रहे हैं। यही कहा जाता है, यही दर्शाया जाता है। आप कुछ बताना चाहोगे? आप दिया जलाने आए बोलोगे? जय श्री राम। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, यही प्रयास करने की कोशिश की गई कि जो आने वाली पीढ़ी है या जो युवा है उनको कैसे अपनी संस्कृति से यहाँ जोड़ा जाए। तो दीपोत्सव का माहौल आप मंदिर प्रांगण में देखिए कि कैसे दीपों की लड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये दीप सुबह से कई दिनों की मेहनत है, कई दिनों की लोगों की मेहनत है, वॉलंटियर्स की मेहनत है, अलग अलग शहरों से आए हुए उन लोगों की मेहनत है जो इसी तरीके से दीपोत्सव को और ज्यादा भव्य बनाने की कोशिश में यहाँ पर जुटे रहे। तमाम महिलाएं हैं जो
दीप यहाँ पर जला रही हैं। तो बेहद खास ये मौका है दीपोत्सव का, जिसका इंतजार हर कोई हर साल करता है। 2017 से ये इंतजार इसी तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि 2017 से ही दीपोत्सव की शुरुआत राम की नगरी अयोध्या में हुई और इस बार ये नवा दीपोत्सव था। कई रिकॉर्ड यहाँ पर बने हैं और ये रिकॉर्ड हर साल बनते हैं, हर साल टूट जाते हैं। अयोध्या खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ती है। 1 लाख दीपों से शुरू हुआ दीपोत्सव 26 लाख के पार का आंकड़ा पार कर चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर से ये रिकॉर्ड दर्ज होगा। और इस सभी कार्यक्रमों के बाद में सरयू आरती की जो भव्य छटा, जो भव्य तस्वीरें आप देख पाएंगे वो बेहद खास होगी, क्योंकि 2100 बटुक यहाँ आरती करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ आपको दिखाई दे जाएंगे, जो एक भव्य छटा होगी। क्योंकि काशी की आरती आपने देखी, पूरी दुनिया देखने आती है काशी की आरती, लेकिन आपको बता दें जो आरती आज आप सरयू तट की देखेंगे वो बेहद खास होने वाली है। इसी के बाद रामलीला का मंचन होगा। रुक करते हैं राघवेंद्र का। राघवेंद्र, दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। पहला दिया प्रभु राम के मंदिर में जलाया है योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद अब दीपोत्सव की शुरुआत। वहाँ क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, पहला दिया प्रभु श्री राम के नाम की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलाई है और उसी के साथ यहाँ पर जो राम की पैड़ी पर यानी दोनों साइड में जो हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स हैं और लाखों दिए यानी 26 लाख से ज़्यादा दियों के जलाने का कार्य शुरू हो गया है। यानी दीपोत्सव में अयोध्या अपने ही कीर्तिमान को तोड़ने जा रही है। वह अयोध्या जो पिछले साल अपने रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराया था नाम, अब उसको ही एक बार तोड़ने में लग गई है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में वॉलंटियर्स देख पा रहे हैं कि लोग वहां इकट्ठे भी हैं, दिए जला रहे हैं। लेकिन जब दिए जलाने का काम संपन्न होगा तो सभी को वहां से हटाया जाएगा और उसके बाद जो ड्रोन वीडियो सामने आएगा वहां पर वही नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अयोध्या का। धन्यवाद आपका दोनों का तस्वीरें दिखाने के लिए। लेकिन एक और तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाते हैं अयोध्या में राम की पैड़ी, जहां दिए जलाने का काम शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद राम की पैड़ी 27 लाख दियों से जगमग होगी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।